जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं वैद्युत क्षेत्र एवं विभव। आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हम लोग आज निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, वैद्युत द्विध्रुव कहते किसे हैं। जैसे मान लीजिए दो आवेश हो, एक माइनस क्यू आवेश है और एक ये प्लस क्यू आवेश है। ये दो बिंदु आवेश है, एक दूसरे से ये अल्प दूरी पर रखे गए हैं। इनके बीच की दूरी क्या है? बहुत कम है, अल्प दूरी है। इस अल्प दूरी को मैं मान लेता हूं 2l में मान लेता हूं। हम दोनों के बीच की दूरी l भी मान सकते हैं, लेकिन हम लोग 2l मानेंगे क्योंकि इसे आगे जो भी फार्मूले आएंगे उनको हम आसान रूप में लिख पाएंगे। तो ये जो निकाय है, ये जो प्रबंध है, इस प्रबंध को ही हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा प्रबंध है, निकाय है, जिसमें दो समान परिमाण वाले लेकिन जिनकी प्रकृति विपरीत हो, अलग अलग हो। समान परिमाण वाले लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे से जब अल्प दूरी पर रख दिया जाए तो उस तरह के प्रबंध को ही हम लोग वैद्युत द्विध्रुव का नाम देते हैं। वैद्युत द्विध्रुव ऐसा प्रबंध है जिसमें दो समान परिमाण वाले लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे HCl का जो अणु है, जो H2O का अणु है, ये द्विध्रुव बनाते हैं। HCl का अणु हो गया, H2O का अणु हो गया, ये सब क्या होते हैं? वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। जो परमाणु होता है, परमाणु में धनावेशित नाभिक होता है और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अतः परमाणु पर जो नेट आवेश होता है वो शून्य होता है। परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक होता है जो कि धनावेशित होता है और बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि ऋणावेशित होते हैं। तो परमाणु पर जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है और परमाणु के अंदर जो धन आवेश और ऋण आवेश हैं उनके द्रव्यमान केंद्र संपाती होते हैं। अर्थात ये धन आवेश का द्रव्यमान केंद्र और ऋण आवेशों का द्रव्यमान केंद्र ये संपाती होता है और संपाती होने के कारण जो परमाणु होता है वो वैद्युत द्विध्रुव नहीं होता है। लेकिन जब इसी परमाणु को हम लोग वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो ये जो ऋण आवेश होते हैं और धन आवेश ये विस्थापित हो जाते हैं और ये विस्थापित होने के कारण इनका जो द्रव्यमान केंद्र होता है अब संपाती नहीं होता है बल्कि द्रव्यमान केंद्र अलग अलग होता है और इस तरह से यही जो परमाणु है वह एक वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है। तो परमाणु को जब हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र पर धन आवेशों पर और ऋण आवेशों पर अलग अलग दिशा में बल लगेगा। जब अलग अलग दिशा में बल लगेगा तो दो तरह के विपरीत आवेश हो जाएंगे और वही परमाणु हमारा क्या बन जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव बन जाएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव ऐसा निकाय है, ऐसा प्रबंध है जिसमें दो समान परिमाण वाले लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से काफी अल्प दूरी पर रखे जाते हैं। जैसे HCl का जो अणु होता है, जो जल का अणु होता है, ये सब क्या होते हैं? वैद्युत द्विध्रुव होते हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो पहले हम द्विध्रुव का अच्छे समझ लेते हैं। ये ऋण आवेश है, ये धन आवेश है, इनको मिलाने वाली जो रेखा है इस रेखा को ही हम लोग क्या कहते हैं?
द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं। तो अक्ष किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव के ऋण आवेश और धन आवेश को जो मिलाने वाली रेखा है वह द्विध्रुव का क्या कहलाती है? अक्ष कहलाती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? तो इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से दिखाते हैं। P बराबर होता है Q इंटू 2L। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? तो वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, तो वेक्टर रूप में लिखना चाहेंगे आप तो ये वेक्टर P बराबर लिखा जाएगा Q इंटू वेक्टर 2L, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ये अदिश राशि है, ये सदिश हो जाएगा और ये भी सदिश हो जाएगा। अब इसकी दिशा किधर होती है? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो होती है वह ऋण आवेश से क्या होती है? धन आवेश की तरफ होती है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक, तो इसका मात्रक होगा कूलाम मीटर। आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर, कूलाम मीटर। और यदि आप बीमी सूत्र लिखना चाहें, इसका बीमी सूत्र, तो आवेश का बीमी सूत्र AT हो जाएगा आवेश का बीमी सूत्र, और दूरी का बीमी सूत्र हो जाएगा ATL हो जाएगा। ये तो हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव जाना और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जाना। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब दो समान परिमाण वाले आवेशों को जिनकी प्रकृति एक दूसरे से विपरीत हो, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखने को जो निकाय बनता है उस निकाय को ही हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जो HCl का अणु है, जो जल का अणु है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो वैद्युत द्विध्रुव बनाने वाले जो आवेश हैं उनमें से किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से दिखाते हैं। यह सदिश राशि है। इसकी दिशा जो होती है ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है और बीमी सूत्र होता है ATL। ये इसका क्या होता है? बीमी सूत्र होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोगों का टॉपिक रहेगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हम लोगों को पढ़ना है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो हम लोग दो केस में पढ़ लेते हैं। दो केस में पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे अच्छी स्थिति में, ठीक है, और एक हमें पढ़ेंगे निरक्षी स्थिति में पढ़ेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग दो पार्ट में अध्ययन करेंगे। एक हम लोग अध्ययन करेंगे अच्छी स्थिति में और एक हम
अध्ययन करेंगे निरक्षीय स्थिति में। तो ये हो जाएगा अक्षीय स्थिति में, केस फर्स्ट हो जाएगा अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में इसको अनुदैर्ध्य स्थिति भी बोलते हैं, अनुदैर्ध्य स्थिति भी बोलते हैं, अनुदैर्ध्य स्थिति। तो हम लोग पढ़ेंगे, पहली टॉपिक हम लोगों का रहेगा कि अच्छी स्थिति में या अनुदैर्ध्य स्थिति में, ठीक है। अर्थात एक्सियल पोजीशन या इंड ऑन पोजीशन, तो पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि अच्छी स्थिति क्या होती है और अनुदैर्ध्य स्थिति क्या होती है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। तब हम लोग क्या करेंगे कि अच्छी स्थिति में या अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ये हमारा कोई वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, यहां पर माइनस क्यू आवेश है, यहां पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। दोनों के बीच की दूरी 2l है, दोनों के बीच की दूरी क्या है 2l है, ये दोनों के बीच की दूरी क्या है 2l है। अब इसका मध्य बिंदु हम लोग ले लेते हैं L, ये हम लोगों का वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ये ए बी है वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पर क्या है प्लस क्यू आवेश है। दोनों के बीच की दूरी हम लोगों ने क्या लिया 2l लिया। इसका मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु क्या है O। ये जब मध्य बिंदु O है तो यह दूरी क्या हो जाएगा आपका L हो जाएगा और यह दूरी आपका क्या हो जाएगा L हो जाएगा, क्योंकि मध्य बिंदु क्या है O है, ठीक है। अब इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर, मध्य बिंदु से कितना R दूरी पर एक बिंदु P है, मध्य बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु क्या है P है। इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ये दोनों आवेश ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक क्या है K है। चलिए तो हम लोग समझते हैं पहले अच्छी स्थिति में या अनुदैर्ध्य स्थिति का मतलब क्या होता है। यदि जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है वह बिंदु द्विध्रुव के अक्ष पर हो, तो देखिए द्विध्रुव का अक्ष ये होता है, दोनों आवेशों को ये मिलाने वाली रेखा है। यदि इसी बिंदु पर हम लोग कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट को हम किस में कहेंगे अच्छी स्थिति में कहेंगे। तो अच्छी स्थिति में या अनुदैर्ध्य स्थिति का मतलब क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया जाए तो वह बिंदु किस स्थिति में कहलाता है अच्छी स्थिति में कहलाता है। तो हम लोगों ने क्या किया है, एक वैद्युत द्विध्रुव लिया है, ठीक है। बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश है, बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है। यह वैद्युत द्विध्रुव ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक क्या है कैपिटल के है। द्विध्रुव की टोटल लंबाई 2l है, इसका मध्य बिंदु O है, तो AO जो है L हो जाएगा और OB कितना हो जाएगा L, ये मध्य बिंदु है। तो B से P की दूरी कितना हो जाएगा, B से P की दूरी, ये आपकी जो दूरी है वो R है, यह L है, तो यह दूरी हो जाएगी R माइनस A से P की दूरी कितना हो जाएगा, तो A से P की जो दूरी हो जाएगी वह क्या हो जाएगा R प्लस L, क्योंकि यह दूरी R है और यह दूरी क्या है L, तो यहां से वह दूरी क्या हो जाएगा R प्लस L हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी होगा। मान लेते हैं इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है P है और वेक्टर P की जो दिशा होगी वह किधर होगी, A से किधर होगी B से होगी, A से B की तरफ होगी या माइनस Q से किधर होगी प्लस Q की तरफ होगी। अब एक बात और समझ लिया जाए, अब ये जो हम सिस्टम देख रहे हैं, प्रबंध देख रहे हैं, निकाय देख रहे हैं, तो बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है।
तो बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो माइनस क्यू के कारण भी होगी, प्लस क्यू के कारण भी होगी। तो माइनस क्यू के कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं मान लेता हूं E मैं मान लेता हूं, क्या है E, ठीक है। और जो बिंदु B पर प्लस क्यू आवेश है उसके कारण मैं यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैं क्या मान लेता हूं EB मैं मान लेता हूं। ये है और ये EB है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा कि बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो EA और EB का क्या निकालना होगा, रिजल्टेंट निकालना होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटा में आर स्क्वायर होता है, तो क्यू बटा में आर, और ये दूरी कितना हो जाएगा, यहां से ये दूरी है आर प्लस एल, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं। इसी तरह से प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB बराबर क्या हो जाएगा, EB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो जाएगा Q बटा में R माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों R माइनस एल होगा, क्योंकि यहां से ये दूरी क्या है, R माइनस एल है। अब हमें क्या करना है कि बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ठीक है। चूंकि EA और EB एक दूसरे के विपरीत है, अतः EA और EB का परिणामी ठीक है, EA और EB का परिणामी क्या होगा, तो EA और EB का परिणामी हम मान लेते हैं E होगा। तो E होगा, हम परिणामी कैसे निकालेंगे, तो बड़े वाले वेक्टर में से छोटे वाले वेक्टर को घटा देंगे। तो हमें सोचना है कि EA बड़ा होगा कि EB बड़ा होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस भिन्न का हर बड़ा है, तो जिस भिन्न का हर बड़ा होता है वो भिन्न छोटी होती है, तो यह ये छोटा हो जाएगा, और इसका हर छोटा है तो ये बड़ा होगा, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा EB और माइनस EA हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि EB बड़ा होगा और EA का होगा छोटा होगा। और यह क्यों ऐसा है, क्योंकि R माइनस L छोटा है और R प्लस L क्या है, बड़ा है। तो इसलिए यह छोटा है तो ये बड़ा हो जाएगा, यह बड़ा है तो ये क्या होगा, छोटा हो जाएगा। अब मान रखा जाए EB का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटा में R माइनस L का स्क्वायर, माइनस EA का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये है Q बटा में R प्लस L का स्क्वायर। अब आप यहां से देख सकते हैं कॉमन है, तो कॉमन कर लीजिए Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये बच जाएगा आपका 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर, ये बच जाएगा। अब इसका हम एलसीएम लेकर हल करेंगे, तो हम लोग इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये आ जाएगा Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, एलसीएम हम लेते हैं तो R माइनस L का स्क्वायर
और r प्लस एल का स्क्वायर, ये एलसीएम हो जाएगा इसका, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये r माइनस एल के होल स्क्वायर से r माइनस एल का होल स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये बचेगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। तो ये मैंने लिखा r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r प्लस एल के होल स्क्वायर से r प्लस एल का होल स्क्वायर खत्म, r माइनस एल का होल स्क्वायर बचेगा, तो ये हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब एक तरह से ये फार्मूला बना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है 4ab, इसका क्या होता है, फार्मूला होता है, रिजल्ट होता है। तो आप डायरेक्ट उसका यूज करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और ये हो जाएगा 4rl बटा में। आप यहां से देख सकते हैं, यहां से देख सकते हैं कि इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं दोनों का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो मैं दोनों का स्क्वायर लिख रहा हूं, r माइनस एल और r प्लस एल, ये मैंने दोनों का स्क्वायर लिख दिया। अब आप देख सकते हैं a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो a स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2q इंटू 2l बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और ये आ जाएगा r अपान, इसको मैं देखिए सजा कर लिख रहा हूं, मैं सजा कर कैसे लिख रहा हूं एक बार और देख लिया जाए। देखिए ये है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, देखिए यहां पर ये हो जाएगा q, और ये इस फार्मूले पर टूटेगा तो 4rl हो जाएगा, ये 4rl हो जाएगा। अपान क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर है, तो ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर। मैं दोनों का स्क्वायर लिख देता हूं। अब देखिए यहां पर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 k तो रहेगा ही, मैं इसको सजाता हूं तो q इंटू 2l मैं इसमें से ले लेता हूं, q इंटू 2l हो गया, अभी 2 बचेगा और r बचेगा, तो ये हो गया 2r, और बटा में देखिए ये a माइनस बी ए प्लस बी है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो r स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, l स्क्वायर का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, और किस स्थिति में हो गई, अच्छी स्थिति में हो गई। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस स्थिति में पढ़ा, अच्छी स्थिति में पढ़ा या फिर अनुदैर्ध्य स्थिति में पढ़ा। आप चाहेंगे तो केस लगा सकते हैं, केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, केस फर्स्ट यहां पर यल का मान r से बहुत कम हो, यदि यल का मान बहुत कम हो, किससे सापेक्ष, r से सापेक्ष। यदि यल मोस्ट लेस देन 2r, देन r कैन बी नेग्लेक्टेड हो, तो r को हम क्या कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, नगण्य मानने पर। तो r को हम लोग क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो जब हम नगण्य मानेंगे तो क्या आ जाएगा, मैं इसको मिटा देता हूं, जब हम नगण्य मानेंगे तो क्या आ जाएगा, E बराबर आ जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, और ये देखिए Q इंटू 2l, ये P का फार्मूला होता है जिसको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये हो जाएगा P, और ये आपका रहेगा 2r, तो ये हो गया 2r, और अपान ये इसको निगलेक्ट का मतलब जीरो मान लेंगे, तो ये r स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, r स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 k
2pr बटा में r के पावर 4, एक r से एक r खत्म हो जाएगा, तो E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये आ जाएगा 2p बटा में r। तो ये क्या आया, ये आया किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इस वेक्टर E की दिशा किधर होगी, तो EB की दिशा में होगी। इसकी दिशा किधर होगी, EB की दिशा में। क्यों EB की दिशा में होगी भाई, दिशा में परिणामी की दिशा EB की दिशा में क्यों होगी, क्योंकि जब दो वेक्टर एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो उनका जो परिणामी होता है वह उनके अंतर के बराबर होता है, और परिणामी की जो दिशा होती है वह बड़े वाले वेक्टर की दिशा में होती है। तो बड़े वाला वेक्टर क्या है, EB है, EB ग्रेटर देन क्या है, EA है, तो जो रिजल्टेंट है वह किसकी दिशा में होगा, EB की दिशा में होगा। अर्थात जो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है यहाँ पर वह इस दिशा में है, EB की दिशा में है। और आप देख रहे हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P, उसकी भी दिशा उधर है, तो इसकी दिशा किधर होगी, इसकी दिशा जो होगी वो आप कह सकते हैं वेक्टर P की दिशा में होगी। जिस दिशा में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसी दिशा में इसके नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हमने निगमन किया, जो सूत्र का निगमन किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें दो केस है, एक अच्छी स्थिति में हम लोगों ने पढ़ा, या अनुदैर्ध्य स्थिति में इसी का एक और केस है, अनुप्रस्थ स्थिति में या फिर निरक्षी स्थिति में। तो इन दोनों में से अक्सर कोई ना कोई परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको ये प्रूफ जो मैंने बताया, जो डिराइवेशन में बताया हूं, प्रूफ इसका जो मैंने किया है वो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।